पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ चैन सेक्ट में आ गया होता है। वहां आने के बाद तो उसने एल्डर फैंग की खूब अच्छी तरह से धुलाई की थी और वो उसे इतना मारता है कि वहां पर एल्डर फैंग की हालत खराब हो जाती है। इस वजह से सेक्ट वापस से मास्टर को मिल चुका था। सेक्ट वापस मिलने की वजह से मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार शियाओ चैन की मदद से हमें हमारा सेक्ट वापस मिल गया। शियाओ चैन मास्टर को कुछ आर्टिफैक्ट वगैरह देकर वहां से ऑक्शन हाउस में जाने के लिए निकल जाता है, ताकि अगर सेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जैसे ही आर्टिफैक्ट को मास्टर बजाएंगे तो उसी टाइम शियाओ चैन वहां पर आ जाएगा, ताकि सेक्ट को जो भी खतरा उस टाइम हुआ रहेगा उससे बचा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ चैन और जियान मिंग घोड़े पे सवार होकर उसी ऑक्शन हाउस की तरफ ही बढ़ रहे थे, जो नजारा काफी ज्यादा सुंदर होता है। आसपास का नजारा देखने लायक था, जिसे देखकर तो जियान मिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शियाओ चैन जियान मिंग से कहता है, क्या तुम हमेशा शियाओ चैन के साथ ऐसे ही आसमान को देखा करती थी इतने सुंदर वाले? वो बेचारा भूल चुका था कि वो यहाँ पर नकली शियाओ चैन है, उसे नकली शियाओ चैन वाली ही एक्टिंग करनी है। जियान मिंग को ये सुनकर काफी अजीब लगता है कि शियाओ चैन ने ऐसा क्यों कहा। ऐसा लगा कि कोई और बंदा ही यहाँ पर शियाओ चैन बनकर आ गया हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से तियान्यू सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जियान मिंग कह रही होती है, शियाओ चैन तुम्हें पता है मैं पहली बार तुम्हारे साथ सेक्ट के बाहर आई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। जिसके बाद थोड़ी दूर आने के बाद वो लोग वहाँ से तियान्यू सिटी में पहुंच जाते हैं, जो सिटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस सिटी के अंदर ज्यादातर अमीर लोग ही रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर काफी बड़े बड़े ऑक्शन किए जाते हैं और उस ऑक्शन में अमीर लोग आकर चीजें वगैरह खरीद के जाते हैं। जियान मिंग को तो वहाँ आते साथ ही भूख लग गई थी। वो शियाओ चैन से कहती है, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे खाने हैं, क्या हम पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर लें, उसके बाद हम यहाँ से ऑक्शन हाउस में जाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? जिसके बाद जियान मिंग वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए चली जाती है। शियाओ चैन को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। जियान मिंग ने तो कई सारी दुकान पे थोड़ा थोड़ा खाना खाना शुरू कर दिया था, वो भी बिना पैसे के, इसलिए अब तो शियाओ चैन को ही सारे के सारे पैसे भरने पड़ेंगे। वो वहाँ पर हेयर पिन वगैरह भी शियाओ चैन को दिखाकर पूछ रही होती है कि इनमें से कौन सा अच्छा है। शियाओ चैन कहता है, अरे यार कैसे सवाल पूछ रही हो, इस सवाल का जवाब तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं दिया किसी को। ये सुनकर जियान मिंग को फिर से डाउट पड़ने लगता है कि पहले वाला शियाओ चैन तो हमेशा उसकी हर एक छोटी बड़ी चीज को पसंद करता था और ये भी बताता था कि कौन सी अच्छी है कौन सी खराब, लेकिन अब यहाँ पर शियाओ चैन को क्या हो गया, वो तो यहाँ पर पसंद करके भी नहीं बता रहा है। तभी एक दुकान पर शियाओ चैन वाला ही मास्क बिक रहा होता है, क्योंकि उसने सेट को बचाया था। मास्क पहन के तो सारे लोगों ने उसे हीरो बना दिया, इसलिए कई सारे बच्चे वहाँ पर वही मास्क खरीद रहे होते हैं। वहीं पर हम उसी डायन को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुकी थी। वो जियान मिंग को देख कर कहती है, अरे जियान मिंग यहीं पर है, ये तो कमाल की बात है, मेरा काम तो आसान हो गया। जिसके बाद वहाँ पर पटाखे फूट रहे होते हैं, उन्हें देखकर तो जियान मिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि ये कितना खूबसूरत नजारा है। वहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है, सारे लोग साइड हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर जिन फैमिली के सबसे बड़े जो मास्टर हैं वो आ रहे हैं, जिनका नाम चैन है। तभी वहाँ पर उस मास्टर की घोड़ा गाड़ी गुजरने वाली होती है, जिससे तो जियान मिंग को बस दबा ही दिया था, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर शियाओ चैन आकर जियान मिंग को बचा लेता है, वरना आज तो घोड़ा गाड़ी के नीचे आकर जियान मिंग को काफी ज्यादा चोट लग जाती। शियाओ चैन कह रहा होता है, अरे यार तुम यहाँ पर नहीं हो, जरा अपनी चारों तरफ देखते रहना, कब कहाँ से कौन सा खतरा आकर तुम्हें नुकसान पहुँचा दे, इसलिए थोड़ा चौकन्ने होकर चला करो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से एक हॉल में आ चुके थे, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी के ऊपर गुलाब की पत्तियां गिराई जा रही होती है, जो देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश थे कि तियान्यू सिटी में तो हम सबकी कितनी अच्छे से खातिरदारी हो रही है। जिसके बाद वहाँ पर कारपेट बिछा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वही बंदा जो सबसे बड़ा मास्टर चैन है वो आ रहा है। कई सारे सिपाहियों के बीच में चैन जो होता है वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर तो सारी लड़कियां हैरान रह जाती है, क्योंकि वो उन लड़कियों को बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। उन्हें देखकर तो चैन भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अरे वाह, मेरे चर्चे तो दूर दूर तक हैं, क्योंकि मैं हूँ ही इतना सुंदर, देखो लड़कियां कितनी ज्यादा मेरी फैन है, मजा ही आ गया आज तो। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो चैन को साइड में ले जाते हुए कह रहा था, अरे मास्टर आप आइए ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ, जिनमें से आपको जो पसंद आए वो खरीद लेना। वो किसी तरह का ब्लू स्काई क्लाउड जेड उसे दिखाता है, ताकि इसे वो चैन खरीद ले, लेकिन चैन को वो जेड पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसलिए वो बंदा और भी कई सारी चीजों को चैन को दिखाना शुरू कर देता है कि जो भी चैन को पसंद आएगी वो चीज यहाँ पर चैन खरीद लेगा। लेकिन वो चीज भी चैन को पसंद नहीं आती, उसे तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। वो सारे लोगों की चीजें बस इग्नोर मारते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है, अरे यार तुम्हारे पास तो सब बेकार चीज है, मुझे लगा था तुम्हारे पास कुछ अच्छी चीजें होंगी, लेकिन देखो तो तुम्हारे पास तो कोई भी काम की चीज नहीं है, मुझे तुमसे कोई सामान नहीं खरीदना। वो बंदा कह रहा होता है, अरे अरे मास्टर चैन आप नाराज क्यों होते, मेरे पास और भी अच्छी चीज है, आप बस थोड़ा टाइम तो दीजिए, मैं तुम्हें और अच्छी अच्छी चीज दिखाऊंगा। लेकिन चैन
कह रहा होता है अरे रास्ते से हटना, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बस बहुत हो गया तेरा। लेकिन फिर भी वो बंदा नहीं हटता। वो वहाँ पर अब चैन को कई सारी लड़कियां दिखाने लगता है कि देखो ये लड़कियां कितनी ज्यादा सुंदर है, अगर आपको कोई लड़की यहाँ पर पसंद आती है तो मैं उसका जुगाड़ आपके लिए कर सकता हूँ, बस जरा एक बार नजर तो मार लीजिए। जिस पर चैन कहता है अरे तुम्हें मैं क्या वैसा वैसा लड़का दिखाई देता हूँ? नहीं, मैं ऐसी वैसी हरकत नहीं करता, इतना घटिया काम करने के मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम दोबारा मेरे आसपास भी दिखाई मत देना। और इतना कहने के बाद चैन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वहीं पर एक और लड़की को लेकर आया जाता है जिसे पिंजरे में कैद करके रखा गया था। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है ताकि वो खुद को पिंजरे से आजाद कर सके, लेकिन वो पिंजरे से आजाद नहीं हो पाती। वो कोई आदिवासी लग रही थी। तभी वहाँ पर अचानक से वो ताकत लगाते हुए पिंजरे से आजाद हो जाती है और चैन पे हमला करने लग गई थी। लेकिन आजाद होकर भी कोई फायदा नहीं था, उसके पैरों और हाथों में जो चेन लगी होती है उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। जियानमिंग को ये देखकर काफी बुरा लग रहा था कि आखिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। इस लड़की को देखो यहाँ पर खिलौनों की तरह बेचा जा रहा है, बेचारी की किस्मत कितनी खराब है, ऐसा थोड़ी ना कोई करता है। लेकिन शाओचन उससे क्या होता है, तुम यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पहली बार इस दुनिया में आई हो, तुम्हें पता ही है ना कि जिस इंसान के पास पैसे हो वो दुनिया की हर एक चीज खरीद सकता है, चाहे वो चीज कितनी भी अच्छी या कितनी भी घिनौनी क्यों ना हो, बस तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। शाओचन की हर एक बात से जियानमिंग को वहाँ पर डाउट ही लग रहा था कि क्या ये सच में वही शाओचन है ना, क्योंकि पहले शाओचन इस तरह की बातें कभी नहीं करता था, लेकिन अब इसे अचानक से क्या हो गया जो ये अजीब अजीब बातें कर रहा है। उधर चैन जो होता है उसे वो आदिवासी लड़की पसंद आ गई थी। वो कहता है ये तो बहुत अच्छी है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। वो बंदा वहाँ पर चैन से कह रहा था क्या सच में आप इसे खरीदेंगे, ये तो बिल्कुल आदिवासी है, इसके पास तो कुछ भी अच्छी चीज नहीं है, ये तो उतनी सुंदर भी नहीं है, देखो यहाँ पर कितनी सुंदर लड़कियां, आप उसे खरीद लो ना। लेकिन चैन तो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपने साथियों से कहता है जाओ और इस आदिवासी लड़की को पकड़ कर लाओ, मैं ऐसे ही आज यहाँ पर खरीदूंगा। वो लोग जैसे ही आदिवासी लड़की को खोलने वाले होते हैं तभी उसका चैन टूट जाता है। इस वजह से तो उस लड़की ने वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया था। वो उन सभी को किसी जानवर की तरह नोच रही होती है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर चैन के ऊपर हमला करने वाली थी उससे पहले उसके जो गले में लगा हुआ चैन होता है वो टाइट हो जाता है। इस वजह से वो वहाँ पर गिर चुकी थी। वो वहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है ताकि गले में लगा हुआ चैन भी वो खुद का आजाद कर सके। उसके बाद वो सभी पे हमला कर देगी जिसने भी उसे बंद करके यहाँ पर बेचने के लिए लाया हुआ है। और उसने कुछ ही देर में वहाँ पर गले का भी चैन तोड़ लिया था, जिसके बाद वो दोबारा से सारे लोगों के ऊपर ही हमला शुरू कर दी थी। बहुत ही घिनौने तरीके से वो लोगों को मार रही थी, कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। बिल्कुल शेर की तरह वो चीट फाड़ कर रही होती है, जो देखकर तो चैन भी डर के मारे वहाँ से भागने लगता है कि अरे भागो, ये कौन सी मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई। तभी उस लड़की ने जैसे ही शाओचन के ऊपर हमला करने वाला था, शाओचन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये देख लेता है कि इस लड़की के पास तो असल में टाइगर स्पिरिट की पावर है। इसने अपने अंदर टाइगर स्पिरिट को छुपा कर रखा है। मानना पड़ेगा ये कोई नॉर्मल लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके पास काफी ज्यादा पावर है। शाओचन वहाँ पर उस लड़की को कुछ करता ही नहीं, बस अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से वो लड़की वहाँ पर शाओचन के ऊपर हमला नहीं कर पाती। ये देखकर लड़की ने तो अपने टाइगर स्पिरिट को वापस से एक्टिवेट कर लिया था। उसके बाद वो दोबारा से शाओचन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शाओचन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे हमले से बच जाता है और उसे उठा कर फेंक रहा था। पर फिर भी वो लड़की सुनने के लिए तैयार नहीं होती। शाओचन कितना भी वो लड़की क्यों ना अटैक कर ली थी, उसका एक भी अटैक शाओचन का एक खरोच तक नहीं दे पाता उसे। वहाँ मौजूद सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये बंदा कैसा है। इस लड़की ने यहाँ पर इतने सारे सिपाहियों को मार दिया, लेकिन ये लड़की तो यहाँ पर इस बंदे को छू तक नहीं पा रही। ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। शाओचन ने तो बस वहाँ पर उस लड़की को उठा कर फेंकना शुरू कर दिया था। वो लड़की वहाँ पर कुछ नहीं कर पाती, पर जल्दी वो लड़की हार मानने वालों में से भी नहीं थी। वो बार बार शाओचन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार शाओचन उसे उठा कर फेंक देता है। उसके बाद तो उसने दोबारा से उस लड़की को पिंजरे के अंदर ही कैद कर दिया था। जैसे लड़की कैद होती है, चैन भागकर वहाँ पर आता है और कहता है अब मैं इस लड़की को खरीदूंगा। शाओचन उससे क्या होता है, क्या तू श्योर है कि तू इस लड़की को खरीदेगा? पहले तो इससे तेरी फटकर 4 हो गई थी और डर के भाग गया था। चैन कह रहा होता है अबे तू कौन है रे, और मेरे मामले में टांग अड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चला जाए यहाँ से वरना आज तो जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर शाओचन कह रहा होता है क्या कहा तूने, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने की? तू मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रहा है क्या? जो तूने बोला तेरे अंदर हिम्मत होगी तो तू एक बार फिर से बोलेगा। जो सुनकर तो चैन भी वहाँ पर घबराने लग गया था। वो शाओचन से कह रहा होता है देख मैं यहाँ पर चियान फैमिली का एक मास्टर हूँ, मेरी इतनी तो रिस्पेक्ट कर, थोड़ा पीछे ही खड़े रहे। लेकिन शाओचन तो उसके करीब ही आते जा रहा था, जो देखकर तो चैन एकदम ज्यादा डर गया होता है कि कहीं यहाँ पर शाओचन उसका गेम ही न बजा डाले। लेकिन शाओचन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पर चैन की जैसे ही नजर जियानमिंग पे पड़ती है वो उसका दीवाना हो जाता है कि अरे
वाह इतनी सुंदर लड़की। वो उसे तो वहाँ पर नशा ही चढ़ गया था कि मैं तो यहाँ पर इतनी सुंदर लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, ये कितनी ज्यादा सुंदर है। जिसके बाद xiao चैन वहाँ पर पैसे निकाल कर उस आदिवासी लड़की को खरीद लेता है, जो देखकर तो चैन एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो xiao चैन से कह रहा होता है, आखिर तू यहाँ पर मेरी पसंद की हुई चीज को कैसे खरीद सकता है? तूने मेरी जान फैमिली की आज डिसरिस्पेक्ट की है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वो थोड़ा देर रुकने के बाद सोचने लगता है कि लग रहा है मुझे यहाँ पर ये xiao चैन ना फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे उकसा रहा है कि मैं यहाँ पर किसी की जान लूं, उसके बाद तो मेरी फैमिली की जो इज्जत है वो पानी में मिल जाएगी कि मैंने बिला वजह ही किसी की जान ले ली। नहीं, मैं ऐसा तो होने नहीं दे सकता, मैं अपनी फैमिली की इज्जत जरूर बचाऊंगा। इसलिए वो वहाँ पर अपना गुस्सा शांत कर देता है और गुस्सा शांत करने के बाद वो वहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। हंसने के बाद वो xiao चैन से कहता, देख xiao चैन, मुझे तेरा प्लान पता चल गया, लेकिन मैं तेरे प्लान को कभी कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा यहाँ पर। ये सुनकर सभी लोग हैरान थे कि अरे ये चैन सठिया गया है क्या? आधी बात अपने मन में कहता है और आधी बात बाहर कहता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये बाहर क्या कह रहा है? हमें तो लगता है कि इसका स्क्रू ढीला हो गया। सारे लोग चैन की ऐसी बातों से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और लड़कियां तो उसके ऊपर हंसना ही शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि उसी आदिवासी लड़की जो है उसी के कबीले का होगा, क्योंकि उसके हुलिये वैसे ही होते हैं। वो वहाँ पर आने के बाद xiao चैन से कह रहा था, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस लड़की को खरीदने की? आज मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू आज यहाँ पर मरेगा। xiao चैन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर तू है कौन और यहाँ पर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? वो वहाँ पर उसकी उंगली भी तोड़ देता है और एक घसीट के पंच सीधा उस हट्टे कट्टे बंदे को मार देता है। लेकिन यहाँ पर xiao चैन ने पूरी ताकत के साथ पंच मारा था, पर उस बंदे को तो वहाँ पर असर ही नहीं होता। ऐसा उस बंदे को लग रहा था कि xiao चैन उसे यहाँ पर गुदगुदी कर रहा है, जो देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे ये xiao चैन तो अभी यहाँ पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन इस हट्टे कट्टे बंदे के आने के बाद तो इसकी हवा निकल गई। ये तो यहाँ पर उस बंदे के ऊपर एक ढंग से पंच तक नहीं मार पा रहा। चैन कह रहा था, अरे यार ये xiao चैन तो बिल्कुल नल्ला था, इस नल्ले आदमी से मैंने अपनी इज्जत गवा दी, थोड़ी सी कोशिश की होती तो मैं इस xiao चैन को मार गिराया होता। वो बंदा वहाँ पर xiao चैन से कह रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? अब मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उसने अपने फायर पंच को एक्टिवेट करते हुए xiao चैन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। xiao चैन वहाँ पर उस बंदे के हमले से बचकर भागने की कोशिश करता है और उसने तो पहले बीच में लाकर चैन को ही रख दिया था ताकि उस बंदे का अटैक यहाँ पर चैन को लगे। इस वजह से चैन को ही वहाँ पर चोट लग जाती है। ये देखकर वो बंदा कह रहा था, अरे मास्टर मुझे माफ कर देना, मेरा आपको चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो आदिवासी बंदा उसी चैन के साथ रहता है। जिसके बाद तो वो बंदा वहाँ पर xiao चैन के पीछे ही पड़ जाता है ताकि वो वहाँ पर xiao चैन की हालत खराब कर सके। xiao चैन उससे बचकर पूरे के पूरे ऑक्शन हाउस में इधर उधर भाग रहा था। भागते हुए तो उसने काफी सारी चीजों को गिराकर तोड़ दिया होता है। बेचारे दुकान वाले को तो सदमा ही लग गया था कि अरे यार मेरा सारा का सारा सामान यहाँ पर बर्बाद हो रहा है, लगता है आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल खराब था, ना ही यहाँ का सामान बिका और ऊपर से देखो कि इन दोनों ने तो भागते हुए कई सारा सामान भी तोड़ दिया। वहीं xiao चैन अब थोड़ा थोड़ा उस बंदे के ऊपर हमला भी कर रहा था ताकि खुद को बचा सके। इस चीज को देखकर तो वो बंदा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने अपनी पावर को और ज्यादा भयानक तरीके से एक्टिवेट करते हुए xiao चैन के ऊपर हमला करने की कोशिश की होती है, लेकिन जैसे उसका हमला xiao चैन को लगता है बीच में जियानमिंग आ जाती है। सामने लड़की को देखकर वो बंदा अपने अटैक को रोक लेता है ताकि वो जियानमिंग को चोट ना पहुंचा सके। जियानमिंग वहाँ पर xiao चैन से कह रही थी, xiao चैन क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? पर तभी जियानमिंग को साइड करते हुए वो बंदा दोबारा से xiao चैन के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देता है। xiao चैन जियानमिंग से कहता, तुम यहाँ पर साइड हो जा, मैं इस बंदे को संभालता हूँ, ये बंदा मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर उस बंदे ने अपनी और ज्यादा खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इस वजह से उसके अंदर से इतनी पावर निकल रही होती है कि वहाँ पर बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। तूफान आने की वजह से इतना अच्छा खासा और बड़ा जो ऑक्शन हाउस होता है वो पूरा का पूरा ऑक्शन हाउस वहाँ पर चकनाचूर हो चुका था। ऑक्शन हाउस के मालिक को तो वहाँ पर सदमा ही लग जाता है कि मेरे तो पूरा लाइफ बर्बाद हो गया, मैं आज तो रोड पे आ चुका हूँ, कंगाल हो गया मैं यहाँ पर। जिसके बाद xiao चैन ऑक्शन हाउस के ही बाहर भाग जाता है। वहाँ आने के बाद भी वो बंदा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, वो उसके पीछे ही पड़ गया होता है। तभी उस बंदे के पास कुछ बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने xiao चैन का ही मास्क पहना था। वो वहाँ पर आने के बाद उस हट्टे कट्टे बंदे को डरा रहे होते हैं कि हम लोग xiao चैन है, हम लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए xiao चैन वहाँ से भाग गया होता है। वहाँ से भागने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है और वहाँ आने के बाद उसने अपना मास्क निकाल लिया था ताकि यहाँ पर वो xiao चैन वाला हुलिया में आकर उस हट्टे कट्टे बंदे को सबक सिखा सके, क्योंकि उस बंदे का बहुत हो गया। उसने यहाँ पर xiao चैन की काफी बेइज्जती कर ली थी। xiao चैन वहाँ पर पूरी तरह से अपने लुक में आ गया होता है। तब वहाँ पर वो बंदा आता है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था। वहाँ पर आने के बाद जब वो xiao चैन के ऊपर हमला करता है तो उसका अटैक वहाँ पर xiao चैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अपना मास्क पहनने की वजह से xiao चैन के यहाँ पर अब
बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है। दूसरी तरफ एल्डर फैंग जो होता है वो एकदम ज्यादा हालत खराब करने के बाद वहां से आगे बढ़ रहा था। वो किसी जगह पर आता है और वहां आने के बाद वो किसी तरह का जेड वहां पर लगा देता है, जिस वजह से वहां पर से काफी ज्यादा पावर निकल रही थी। पावर निकलने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई चेन से भरा रास्ता है, जो रास्ता भी वहां पर धीरे धीरे खुल रहा है। अभी पता तो नहीं चलता कि यहाँ पर ये एल्डर फैंग क्या कर रहा है, लेकिन तभी वहां पर चेन से बंधी हुई एक ट्रॉली आ जाती है, जिसके ऊपर बैठकर एल्डर फैंग वहां से चला जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी न किसी के पास तो जा रहा होगा। जहाँ पर वो जा रहा था वो जगह बहुत ही ज्यादा सन्नाटा और धुएं धुएं से भरी हुई थी, लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक से ही उसकी गाड़ी वहां पर रुक जाती है। वहां रुकने के बाद वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर एल्डर फैंग हूँ, जो कि लिंगन सेक्ट से आया हुआ हूँ, यहाँ से मुझे आगे जाने दो, मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर जो खड़े हुए लोग होते हैं वो उस बंदे से कह रहे थे, ठीक तरह से अपनी आइडेंटिटी रिवील करो, हम ऐसे कैसे किसी बंदे को अंदर नहीं जाने दे सकते, हमेशा सच बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस मकसद से आए हो, वरना यहाँ से रिटर्न चले जाओ। एल्डर फैंग उसे सारी बात बताता है कि यहाँ पर मेरे सेक्ट में क्या हुआ, मैंने अपने सेक्ट पे कब्जा किया था, लेकिन कुछ बदमाश लोग ने आके मुझसे वो सेक्ट छीन लिया। ये सुनकर वो लोग वहाँ पर कह रहे थे, अच्छा तो तुम वो एल्डर फैंग हो जिसकी बहुत ही गंदे तरीके से किसी बंदे ने पिटाई कर दी थी और तुम्हें मार मार कर तुमसे तुम्हारा सेक्ट वापस से छीन लिया। अबे यार तुम तो एकदम लूजर हो, तुम यहाँ पर काय के लिए आए हो, गली के कुत्ते, तुम्हारी तो अब कोई औकात नहीं है, तुमसे तो सारी पावर छीन कर तुम्हें अब बाजार में फेंक देना चाहिए भीख मांगने के लिए, वही तुम्हारी औकात है, तो तुम यहाँ पर अचार डालने के लिए आए हो, किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर। एल्डर फैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। माना मेरा सेक्ट मेरे हाथ से निकल चुका है, लेकिन इनकी औकात कैसे हो गई कि ये लोग मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पर एल्डर फैंग से कह रहे थे, तू यहाँ पर जबान चलाएगा, तेरे अंदर अभी भी इतना जिगरा बाकी है क्या, तूने जबान चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू यहाँ पर मरेगा। जिसके बाद तो उन लोगों ने चेन को हिलाते हुए एल्डर फैंग की गाड़ी को ही हिलाना शुरू कर दिया था, ताकि उस पे से गिर कर एल्डर फैंग नीचे चला जाए, जिस वजह से वो मारा जाएगा। एल्डर फैंग कह रहा था, अरे एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे अपने बॉस से मिलवा दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं चला जाऊंगा, प्लीज मुझे यहाँ पर मत मारो। लेकिन वो लोग तो वहाँ पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उसकी गाड़ी को और ज्यादा हिलाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर उन लोगों के बॉस की एकदम जोरदार आवाज आती है, जो उन लोगों से कह रहा था, क्या कर रहे हो तुम लोग, एल्डर फैंग को छोड़ो और उसे मेरे पास आने दो, अगर वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है तो तुम लोगों ने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया। जो सुनकर तो वो लोग भी घबरा जाते कि कहीं ऐसा करने की वजह से उनका बॉस उनके ऊपर ही ना भड़क जाए। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाए।